Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to part 2 of lecture 2 for marketing management and हम बात कर रहे थे कि एक अच्छी विजन स्टेटमेंट के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एंड उसके अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं लाइक मेट्रोला की देखी और दो और कंपनी की विजन स्टेटमेंट्स को हमने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है यार, फ्रॉम हेयर ऑन देखो एक तरफ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन वर्सेस मार्केट ओरिएंटेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप इस तरह डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि ये जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो विजन स्टेटमेंट होगी दैट इज इंटरनल कंजम्पशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर्स। जो मार्केट रिलेटेड विजन स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली फॉर कंज्यूमर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि रेलवे की अगर एक कंपनी है तो वो प्रोडक्ट जो कहती है वी रन अ रेल रोड, इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स। बट जब वो मार्केट को एड्रेस करते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट वी आर अ पीपल एंड गुड्स मूवर। दे डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट दे प्रोवाइड बेसिकली। एंड Zorex फोटोकॉपी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की एक कंपनी है, तो वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए अपने एम्प्लॉयज को कहती है वी मेक कॉपिंग इक्विपमेंट, वेयरएज मार्केट के लिए वो कहते हैं वी इम्प्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी। Okay, then we have synthesis oil manufacturer company that is standardized or Standard Oil. So we sell gasoline, right? But for market they have developed a mission statement जिसके अंदर उनका कहना है कि we supply energy। और Columbia Pictures जो हैं of course they we make movies, but for public consumption their statement is we entertain people। Sorry। And now next component comes जो आपका strategic business unit है। अभी मैंने आपसे बात की थी कि निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर द अम्ब्रेला बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस पे स्टेक्स हैं। तो वो बैंकिंग सेक्टर में भी हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग में भी हैं, वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी डील कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्पेयर्स में उनका, या दूसरा हाशु ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर आप बात करें तो इसी तरह उनके भी बहुत सारी जगहों पे स्टेक होल्डर्स स्टेक्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो उनके बिजनेस ऑपरेशन है दे दैट इज इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में ज़्यादा उनके फुटप्रिंट है। तो बिजनेस यूनिट क्या होगा? इट इज अ सिंगल बिजनेस, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस एक दूसरे से मिल सकते हैं। पाकिस्तान में अगर बात करें तो डिफरेंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो इनके बिजनेस यूनिट्स भी हैं, या एक सिंगल भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, और एक ही बिजनेस यूनिट भी हो सकता है, एक ही प्रोडक्ट हो सकती है, वही आपका बिजनेस यूनिट में भी हो सकता है। अगर आप IBM की दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की बात करें, जो कंपनी है, तो वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रही है, प्रोसेसेस भी प्रोवाइड कर रही है, रिसर्च रिलेटेड भी एस्पेक्ट्स में टूल्स प्रोवाइड कर रही है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कि आप किस किस जगह पे आपका फुटप्रिंट है। और इस हर बिजनेस यूनिट के अपने कंपैटिटर्स होंगे। अगर एक बिजनेस यूनिट है जो बैंकिंग में डील करता है तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर उसके कंपटीशंस होंगे, कंपैटिटर होंगे, वहाँ पे वो compete करेगा। टेक्सटाइल सेक्टर है तो निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज में अगर टेक्सटाइल है तो वो उनके कंपैटिटर्स अलकरम हो सकता है, गुल अहमद हो सकता है, फॉर इंटरनेशनल ब्रांड H&M हो सकता है। तो ये उस साइड पे टेक्सटाइल के सेक्टर में जाकर उनके कंपैटिटर्स होंगे। ओके, थर्ड जो एक एस्पेक्ट है दैट इज इट हैज अ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर बिजनेस यूनिट। जो कंसर्न बिजनेस इंडस्ट्री में वो डील कर रहे हैं उसके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी में उन स्ट्रेटजीज को ट्रांसलेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लीडर की। ये जनाब, अब गैप कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? गैप है क्या? गैप करेगा क्या? लेट्स से कि एक कंपनी है,
इट कैन बी फूड से बात कर लेते हैं, यूनिलीवर का फूड एंड बेवरेजेस का डिवीजन है, उस पर बात कर लेते हैं। राइट नाउ उनके जो किचन आइटम्स हैं उनका मार्केट शेयर अगर 5% है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बात करो, अगर उनका मार्केट शेयर राइट नाउ 5% है एंड दे वांट टू एक्सटेंड इट टू 10%, ऑलमोस्ट डबल करना है उन्हें, तो उसके लिए अब एक तरफ उनकी डिजायर्ड सेल्स है और एक तरफ उनका करंट पोर्टफोलियो है। करंट पोर्टफोलियो का आउटकम है 5%, बट दे वांट टू इनहांस इट टू ऑलमोस्ट डबल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक टारगेट सेट रखा है। अब करंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक कैसे पहुंचना है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप, कि करंट पोजीशन 5% से हमने 10% पे जो जंप करना है, उस जंप को कैसे कवर करना है, उसके लिए आपने स्ट्रेटजीज बनानी है। उसके लिए आपने गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद स्ट्रेटजीज बनानी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर ये सारे का सारा विद रेफरेंस टू ईयर्स भी होगा टाइम के हिसाब से, और फिर जो आपके प्रोडक्ट की सेल्स हैं उसके हिसाब से। आपके एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आपकी सेल्स है। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपने इंटेंसिव ग्रोथ की तरफ जाना है, क्योंकि आपका मकसद ये है जी कि आपने अपना परसेंटेज ऑफ शेयर जो है उसको इंक्रीज करना है। फिर साथ ही आपने जब ग्रोथ इंटेंसिव स्ट्रेटजीज की तरफ जाना है, उसके साथ आप इंटीग्रेटिव ग्रोथ की तरफ भी जाएंगे। इंटीग्रेटिव मीन्स कि आप सारी अपनी जो स्ट्रेटजीज है उनको अलाइन करते जाएंगे, या आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन है कि आप एक या दो वेरिएंट्स जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे वो आप आगे फर्दर करते जाएंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे, उसके अंदर नई ऑफरिंग्स लेके आएंगे। तो दिस कैन बी अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अब आ जाइए मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड क्या है। लेट्स टॉक अबाउट अगेन, आपके पास एक्स एक्सिस पे आपकी या तो करंट प्रोडक्ट्स होंगी या न्यू प्रोडक्ट्स होंगी, और वाई एक्सिस पे आपकी करंट मार्केट होगी और न्यू मार्केट्स होंगी। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लॉथिंग ब्रांड है वुमेन वेयर का, दैट इज खादी, पाकिस्तान में अवेलेबल है, सब समझाने के लिए, ठीक है। अब वो जो खादी है उनकी जो करंट प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में मिल रही हैं, तो दैट इज, और वो और मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो वो पेनिट्रेट करेंगे। अब वो पेनिट्रेशन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज आ सकती हैं, वो आगे कहीं भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपके करंट प्रोडक्ट्स हैं और करंट मार्केट है तो आप जनाब पेनिट्रेशन की तरफ जाएंगे, मार्केट पेनिट्रेशन एग्जिस्टिंग की तरफ। लेकिन वही खादी पाकिस्तानी मार्केट में अगर नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया जी। और अगर आपकी प्रोडक्ट्स तो वही हैं खादी की जो पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आप किसी दूसरे हमसाय मुल्क में जाके या किसी दूसरे रीजन में जाके वही ऑफरिंग्स करेंगे, तो आप जनाब जा रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की तरफ। एंड फोर्थ सिनेरियो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है, जिसके अंदर खादी डिज़ाइन करेगा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर अ न्यू रीजन, जो वहाँ पे पहले ऑफर नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान में ऑफर नहीं होंगी। तो दैट विल बी नोन एज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर खादीज प्रोडक्ट्स। अब आ जाइए, ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट था, इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का प्रोसेस क्या है। तो आप रिकॉल कीजिएगा, पहले पार्ट में हमने बात की थी कि बिजनेस स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है, मिशन का होना ज़रूरी है। मिशन क्या है? एक माइलस्टोन है, एक गाइडलाइन है, एक रोड मैप है, जो ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, कंपेल करता है कि वो अपने डिजायर्ड टारगेट्स उन्होंने रखे हैं उनको पूरा करे। अब मिशन, बिजनेस मिशन के साथ आपने दो किस्म के एनालिसिस करने होते हैं। एक आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जिनसे आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगे, एनओसीज चाहिए होंगे, उनकी पॉलिसीज़ को आपने देखना होगा विद रेफरेंस टू योर इंडस्ट्री एंड द प्रोडक्ट ऑफरिंग जिसके बारे में आप काम कर रहे हो। फिर उसके अलावा कंपटीशन है, सप्लायर है, कंज्यूमर्स हैं, और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक्स हैं। पब्लिक्स में आ जाएं तो इसके अंदर आपके पास प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, एनिमल राइट्स एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाले, ये सारे के सारे आपने उसमें देखना। एंड मकसद क्या है हमारा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखना कि हमारी प्रोडक्ट जो हम अभी प्लान कर रहे हैं उसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
और उसको कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं, इनको आपने एनालाइज करना है। ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, टू कंपोनेंट्स ऑफ SWOT। अब आ जाइए इंटरनल एनालिसिस के लिए। इंटरनल एनालिसिस आप एक किस्म का कैथारसिस कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉबीज तो नहीं बनी हुई एम्प्लॉयज़ की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, इनको आपने स्टडी करना है। SWOT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ strengths, weaknesses. This will be your internal analysis, and external analysis is जिसके अंदर आप opportunities and threats को analyze करते हो। Once you have done that analysis and based on the findings of SWOT analysis, आप अपने organization के लिए goals को formulate करते हैं। पिछली स्लाइड में बात की थी कि आप कह सकते हैं कि मार्केट शेयर ग्रैब करना है, या पोजीशन चेंज करनी है, या डाइवर्सिफाई करना है, या पेनिट्रेट करना है, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो गोल्स आप फिर फॉर्मुलेट करते हो, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हो। वंस दो स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड, तो फिर आप टाइम और सेल्स के हिसाब से फिर आप अपने प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करते हो एंड फिर उनको इम्प्लीमेंट कर देते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आप चेक्स रखते हो कि जो आपने डिजायर्ड टारगेट्स रखे थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए, और अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स फिर इधर यू विल प्रोसेस फर्दर या फिर आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो। दोनों सूरतों में आपको फीडबैक चाहिए होता है एंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। अब आ रही है SWOT एनालिसिस। मैं अभी आपको बता दिया पिछले स्लाइड में स्ट्रेंथ्स हैं। स्ट्रेंथ्स अब आपके फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो सारे के सारे आपकी स्ट्रेंथ में भी ट्रांसलेट हो सकते हैं। नो ट्राई टू रिकॉल। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आते हैं जी? आपका पहला है लैंड एक्सक्यूज मी, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई अगर आपके पास मार्केट कंपेटिटिव वर्कफोर्स है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा इफेक्टिव है आपके प्रोडक्ट्स को बनाने, मैन्युफैक्चर करने और डिस्पर्स करने में, तो वो एक आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। सेम गोज फॉर वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमने देखनी है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और या अगर हम फॉरेन मार्केट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आएगा, या हम लाइक कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो वो कस्टमर्स को टारगेट करने का क्राइटेरिया क्या होगा उसको हमने देखना। एंड थ्रेट्स क्या है, हम अभी प्रोसेसिंग फेज में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई कंपटीशन हमारे ही आइडिया को हमसे पहले एग्जीक्यूट कर दे। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना है। ये तो नहीं है कि 6 महीने बाद जिस सप्लायर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो किसी वजह से डिलीवरी ना कर सके प्रोडक्ट्स। तो इन सारी चीज़ों को हमने स्टडी करना होता है अंडर थ्रेट्स। अब आ रही है मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा डिफाइन करने में, नैरो करने में विद रेफरेंस टू योर टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट जेंडर बेस्ड भी हो सकती है, इनकम बेस्ड भी हो सकती है, लाइफस्टाइल बेस्ड भी हो सकती है, डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप उसको कर सकते हो। देन अगेन ये एनालिसिस जो है कैन द टारगेट मार्केट बी लोकेटेड एंड रीच्ड विद कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया एंड ट्रेड चैनल्स। अगर मैंने यूथ को टारगेट करना है तो मेरा जो मीडिया होगा दैट इज गोइंग टू बी डिजिटल डिवाइसेस। कि आजकल के जो यूथ है दैट दे आर मोर इंक्लाइंड टवर्ड्स जो उनका बिहेवियर है दैट इज रिलेटेड विद डिजिटल डिवाइसेस एज कम्पेयर टू टीवी और न्यूज़पेपर और केबल। तो उसके अंदर फिर इन बच्चों तक मैंने अगर चीज़ें पहुंचानी हैं तो उसके लिए भी मुझे कन्वेंशनल मेथड से हट के चीज़ों को डिलीवरी को इंश्योर करना होगा। और डज द कंपनी पोजेस और हैव एक्सेस टू द क्रिटिकल कैपेबिलिटीज़, उनके पास हैं या नहीं। यहाँ पे मैं आपके पास एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने ओन टाइम में देखिएगा, और अगला जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें हम इस पर बात करेंगे। HYT ग्लास वॉच सर्च कीजिएगा एंड फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ एक कंपनी का प्रोफाइल मिलेगा जो कि घड़ियाँ बनाती है, बट ये ट्रेडिशनल रिस्ट वॉच से हट के हैं। हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। HYT ग्लास वॉचेस के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल में क्यों, तो आपको ये मिल जाएगा।
फिर हम इसका फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। तो अब उसके लिए किस किस्म की सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, मटेरियल स्पेशलाइज चाहिए, एंड प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स जो हैं, ऑपरेशंस, वो सारे के सारे आप देखेंगे, हम उन पर बात करेंगे। नीड्स टू डिलीवर द कस्टमर बेनिफिट, जो हमने वो फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचानी होती है। जो कंपनी इन क्वेश्चन है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, डू दे हैव द एबिलिटीज एंड बेनिफिट्स कि वो अपनी एक्चुअल और पोटेंशियल कंपटीटर तक जो प्रॉमिस्ड वैल्यू है वो डिलीवर कर सकें। और इसके लिए आपको मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। फ्रेंच एक चॉकलेट ब्रांड है, जी चॉकलेट के नाम से, हाईली रिकमेंडेड। आप ज़रा उसको कंपेयर कीजिएगा, कौन का मेरे ख्याल में 15 या 9 स्लाइसेस का जो एक पैक है, that charge around about 25,000 to 30,000। तो किस चीज़ के इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं कि छोटे छोटे क्यूब्स हैं 9 और 15, अराउंड अबाउट 25 to 30,000 वो चार्ज कर रहे हैं। जी चॉकलेट के नाम से आप इनकी वेबसाइट को ज़रा चेक कीजिएगा। फिर टाइम अगेन जब हमारा इंटरएक्टिव सेशन होगा वहाँ पर हम इस पर बात करेंगे। और विल द फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न मीट और एक्सीड द कंपनीज रिक्वायरमेंट थ्रेशहोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो आप टारगेट्स रख रहे हो और आपके पोजीशन में जो अभी कैपिटल है, क्या वो उसके अंदर रह के पूरा हो सकता है या उससे ज़्यादा आपको बोरोविंग करनी है? और अगर आपने बोरोविंग करनी है तो उसके फिर अपना सेट ऑफ रिप्रिकॉशंस है जिनको आपको न्यूट्रलाइज करना होगा कि उनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे ना आए। एक्सक्यूज मी। अब आ जाइए पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज में। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। अच्छा, कॉस्ट का मैं आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स यहाँ पे बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ, डिटेल में कहीं आगे बात करेंगे। कॉस्ट के दो कंपोनेंट है, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज वेरिएबल, राइट? अंडरस्टूड है। आप अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो दो बनाएंगे उसके अंदर। जब आप फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट, यू हैव टू इनकर दैट कॉस्ट। क्योंकि भाई आपका एक फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पे आपने लोग रखे हैं, जहाँ पे आपने यूटिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पे आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं। आप भले कोई यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या नहीं हो, यू हैव टू पे लायबिलिटीज फॉर दीज यूनिट्स। जो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा प्रोडक्शन, वैसे वैसे वो रिड्यूस होती जाती है। तो फिर ओवरऑल आपने अगर एक टारगेट रख लिया है कि हमने मार्केट लीडर बनना है बेस्ड ऑन कॉस्ट लीडरशिप, कि सबसे कम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक आपकी अप्रोच हो सकती है। या आपने अपने आप को डिफ्रेशिएट करना है फ्रॉम इंडस्ट्री कंपटीशन। अब उसके अंदर क्या सोचते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो वो इतनी इनोवेटिव हो, फर्स्ट टाइम मूवर एडवांटेज आपने गेन करना है कि कंपटीशन वो पहले से ही ना रहा हो, या सुपीरियर क्वालिटी एंड वैल्यू एडिशन के थ्रू आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ ही। या फिर आपने जो टारगेट मार्केट ही फोकस की है वो नीश मार्केट है। नीश मार्केट का क्लस्टर बहुत छोटा होता है लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है नीश मार्केट का, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो ये तीन उसने एग्जाम्पल्स दी हैं। लेट्स सी क्या है ये। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग प्लान के कंटेंट क्या है। जब आप लिखने बैठेंगे तो उसके अंदर ऑफ कोर्स एग्जेक्टिव समरी है, आइडियली 1 पेज, बट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1.5 पेज, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉलोड बाय टेबल ऑफ कंटेंट होंगे। फिर सिचुएशन एनालिसिस, यहाँ पे आपने स्वॉट एनालिसिस करना था। स्वॉट के अलावा भी हैं बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके अंदर पर्ट है, पेस्ट है, फिश बोन डायग्राम है, ये मुख्तलिफ आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर असाइनमेंट एट हैंड। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने डिवाइस करनी है, तो देन यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर अगेन इसके अंदर मार्केट की वो जो 4 पीस फॉर प्रोडक्ट हैं और 7 पीस फॉर सर्विसेज हैं, आप उनको स्टडी करते हो। और फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो आपने डेवलप की है, फिर आपने उनको इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल जो करने हैं, चेक्स जो लगाने हैं, वो सारे के सारे इसका हिस्सा होंगे। नाउ कम्स द डिबेट कि एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए और क्यों होनी चाहिए। मिशन स्टेटमेंट्स आर क्रिटिकल टू ऑर्गेनाइजेशन, टू अ सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, और मिशन स्टेटमेंट्स रियली प्रोवाइड यूजफुल मार्केटिंग वैल्यू। ये किस्म की डिबेट है कि क्या जो मिशन स्टेटमेंट्स इस्टेब्लिश कर ली जाती हैं
ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो उनको हेल्प करती हैं? यस, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, मिशन स्टेटमेंट एक माइलस्टोन है, एक गाइडलाइन है, एक रोड मैप है जो ऑर्गेनाइजेशन इन क्वेश्चन को हेल्प करती है अपने डिजायर्ड टारगेट्स को अचीव करने में। एक दूसरा जो ओपिनियन है कि नहीं जी ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि आप मिशन स्टेटमेंट रख लें, बट इन एक्चुअलिटी दिस इज नॉट द केस कि वो आपकी मिशन स्टेटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन या स्टडी बिजनेस यूनिट को हेल्प आउट करती है। This concludes our second part of marketing management's lecture number 2. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इंटरेक्टिव सेशन फॉर दिस लेक्चर, और फिर हम वहाँ से ऑनवर्ड हम इस पर बात करेंगे. I would love to have your questions, queries. The more questions we will have, the more healthy and interactive debate or discussion we will have. Till then, Allah Hafiz. Looking forward to the interactive session. इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. Till then, Allah Hafiz.